बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 6 मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आज सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कंपेयर रेशो ऑफ बायो एलिमेंट्स। आपने बायो एलिमेंट्स के रेशोज को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। बायो एलिमेंट्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं और बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ये सब कुछ सारे मिलकर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स बनाते हैं और हमारी बॉडी में जो है वो डिफरेंट किस्म के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो बायो एलिमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। अगर हम बायो एलिमेंट्स को किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें तो हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन अबेंडेंस। उनकी अबेंडेंस की बेस पर, यानी कि वो कितनी क्वांटिटी में किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम जब उन्हें डिवाइड करते हैं तो वो होते हैं प्राइमरी एलिमेंट, सेकेंडरी एलिमेंट और ट्रेस एलिमेंट। अब प्राइमरी एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये तकरीबन 99% जो है वो टोटल बॉडी का मास बना रहे होते हैं एंड आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बॉडी में मौजूद होते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। सेकेंडरी एलिमेंट्स, तो सेकेंडरी एलिमेंट्स में कैल्शियम आ जाता है, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम। ये बॉडी के अंदर तकरीबन 1% मौजूद होते हैं एंड प्ले रोल इन स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन। और बॉडी का स्ट्रक्चर और बॉडी के अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस को रेगुलेट करने में अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स में आ जाते हैं फेरिक, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और आयोडीन वगैरह। ये प्रेजेंट होते हैं लेस अमाउंट में, तकरीबन 0.01% मौजूद होते हैं, बट आर वाइटल फॉर एंजाइम एक्टिविटी। लेकिन बहुत जरूरी होते हैं एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए, हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए। The high proportion of primary elements reflects their importance in biomolecules like proteins, carbohydrates and lipids. जो हाई प्रोपोर्शन में मौजूद होते हैं, यानी जो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह आते हैं, वो मिलकर प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स जो है वो फॉर्म करते हैं। और ये सारी चीजें जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो सेकेंडरी एलिमेंट्स की अगर आप परसेंटेज देखें कि ये 1% है और ट्रेस एलिमेंट की अगर आप परसेंटेज देखें कि वो 0.01% है, तो ये परसेंटेज कम जरूर है लेकिन गैर जरूरी नहीं है। बॉडी के अंदर अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है इन चीजों की कि कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह कम हो गए हैं, तो भी बहुत सारे मसले जो है वो पैदा हो जाते हैं। इसलिए जो भी चीज हमारी बॉडी में, जो भी एलिमेंट्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं और बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द एनर्जी लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स का एनर्जी लेवल को कंपेयर करके बताना है कि कितना कितना एनर्जी लेवल्स इनका तीनों का होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो अबाउट तकरीबन जो है वो 4 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड आर बॉडीज इन क्विक एनर्जी सोर्स। 4 किलो कैलोरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं और क्विक एनर्जी जो है वो देते हैं बॉडी को। प्रोटीन ऑल्सो ईल्ड अबाउट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसके साथ साथ प्रोटीन्स जो है वो भी तकरीबन 4 किलो कैलोरी पर ग्राम दे रहे होते हैं, बट आर मेनली यूज फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज। लेकिन इनके फंक्शंस डिफरेंट हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो क्विकली एनर्जी देते हैं, फौरी एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं, जबकि प्रोटीन जो है उससे भी उतनी ही एनर्जी मिलती है लेकिन उसका फंक्शन डिफरेंट होता है। वो बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के बिल्डिंग्स करने में, यानी मुख्तलिफ चीजें बनाने में और रिपेयरिंग करने में जो है वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। फिर है लिपिड्स प्रोवाइड्स अबाउट 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये सबसे ज्यादा जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी को, मेकिंग देम आर रिचेस्ट एनर्जी सोर्स। और ये सबसे ज्यादा रिचेस्ट एनर्जी सोर्स है, सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। इसमें जो एनर्जी हासिल होती है ये लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक स्टोर हो जाती है। के लिए लिपिड्स जो होते हैं वो स्लोली जो है वो डिफ्यूज होते हैं, स्लोली जो है वो अपने जो सिंगल पार्टिकल्स हैं उसमें डिवाइड होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फास्टर हो जाते हैं। तेजी से कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो
डाइजेस्ट होते हैं और जिसकी वजह से फौरी एनर्जी बॉडी को हासिल होती है। जबकि लिपिड्स जो है जब वो बॉडी में रिलीज होते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीडाइज होते हैं और उसकी वजह से जो एनर्जी हासिल होती है वो स्लोली हासिल होती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा देर तक के लिए एनर्जी रहती है बॉडी में। प्रोटीन्स जो है वो यूज्ड होते हैं एनर्जी के लिए मेनली इन स्टारवेशन और व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स रिजर्व्स आर लो। स्टारवेशन मतलब बॉडी के अंदर जब खुराक की कमी हो रही होती है उस वक्त प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और जब कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो है वो बहुत उनके जो रिजर्व्स हैं यानी बॉडी के अंदर जो उनका जखीरा होता है वो बहुत कम रह जाता है, तो उस टाइम पर प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ बायोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड एनाटॉमी। इसमें हमने ये बताना है कि बायोकेमिस्ट्री की क्या अहमियत है अगर हम फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं और एनाटॉमी पढ़ते हैं, तो इन तमाम फील्ड्स में बायोकेमिस्ट्री की क्या अहमियत है। बायोकेमिस्ट्री एक्सप्लेन द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ लिंकिंग मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस टू बायोलॉजिकल फंक्शन। जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं उसमें जितने भी बायोलॉजिकल जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो बॉडी में मौजूद होते हैं वो सब जो है उनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे हम वन बाय वन इन तीनों फील्ड्स के बारे में पढ़ते हैं कि फिजियोलॉजी जो है वो हेल्प करती है अंडरस्टैंड मेटाबॉलिक पाथवे को। मेटाबॉलिक पाथवे बॉडी में कैसे जो है वो टूट फूट का अमल हो रहा होता है, कैसे फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा होता है, उसको फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है। एंजाइम्स के फंक्शंस को फिजियोलॉजी में पढ़ा जाता है। फिर एनर्जी प्रोडक्शन इन ऑर्गन्स, ऑर्गन में किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है, इसे भी फिजियोलॉजी की ब्रांच में अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है। तो फिजियोलॉजी की ब्रांच में ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिक पाथवे, एंजाइम्स, फंक्शंस और एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब केमिकल रिएक्शंस के जरिए से हमें पता चल रहा होता है और ये बायोकेमिस्ट्री में ही होता है। In cell biology, it explains cell signaling, membrane transport and genetic control. Cell biology के अंदर हम ये देखते हैं कि जो सेल है उसमें किस तरह से सिग्नलिंग हो रही है, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सिग्नलिंग में हेल्प कर रहे हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, इन और आउट हो रहे हैं, और कौन से एलिमेंट्स हैं जो जेनेटिक कंट्रोल में हिस्सा ले रहे हैं। तो वो मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स होते हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री में यानी हम केमिस्ट्री की जो ब्रांच है उससे रिलेटेड बायोलॉजी के अंदर हम अपनी बॉडी के अंदर जो है वो उसको पढ़ते हैं। In anatomy, it clarifies how molecular compositions relates to the structure of tissues and organs. Anatomy में ये चीज क्लियर जो है वो वाज़ेह होती है कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन किस तरह से कोई भी चीज जो है वो उसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसकी जो कंपोजिशन है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, और फिर उसको जो है वो रिलेट किया जाता है डिफरेंट टिश्यूज के स्ट्रक्चर से और डिफरेंट ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर से। ओवरऑल बायोकेमिस्ट्री कनेक्ट्स द chemistry of life with the functioning and structure of living system. बेसिकली जब हम अपनी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो वो एलिमेंट्स तो केमिस्ट्री की ही जो है वो ब्रांच होती है, तो हम केमिस्ट्री को ही स्टडी कर रहे होते हैं। लेकिन चूंकि वो केमिस्ट्री किसी भी लिविंग थिंग से रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, वो जितने भी एंजाइम्स के रिएक्शंस हो रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं या जेनेटिक कंट्रोल हो रहा है, वो सब कुछ जो है वो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड है, तो इसलिए हम उसे बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और उनको हम डिफरेंट किस्म की ब्रांचेस में किस तरह से स्टडी करते हैं ये हमने देखा कि फिजियोलॉजी में कहाँ कहाँ हम स्टडी कर रहे होते हैं और सेल बायोलॉजी में कहाँ कहाँ स्टडी हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन जीन। तो जीन को आपने डिस्क्राइब करना है कि जीन जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो जीन होता है दैट कैरीज द इंस्ट्रक्शंस फॉर सिंथेसाइजिंग अ पर्टिकुलर प्रोटीन और फंक्शनल आरएनए। जीन इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जीन जो है वो बेसिकली डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। जैसे कि आप समझे कि मुख्तलिफ किस्म के डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं जिसमें गुआनिन, थायामीन, साइटोसिन और जो है वो एडेनिन मौजूद होते हैं, तो ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मिलकर मुख्तलिफ किस्म के सीक्वेंस बनाते हैं। जैसे जीटीसी बन जाएगा, जीटीए बन जाएगा, एजीसी बन जाएगा। तो इस तरह के डिफरेंट किस्म के सीक्वेंस जो है वो मिलकर एक जीन बनाते हैं।
और इस जीन का फंक्शन ये होता है कि ये तमाम ये जो है वो हर स्पेसिफिक जीन जो है वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को लेकर, यानी वो जिस चीज के लिए वो बना है कि आई कलर के लिए बना है या ईयर स्ट्रक्चर के लिए बना है या हेयर कलर के लिए बना है, वो जिस भी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए वो जीन जो है वो उसका सीक्वेंस बना है, वो उसको जो है वो सिंथेसाइज करता है और अ पर्टिकुलर प्रोटीन और खास किस्म की एक प्रोटीन जो है वो बनाता है और फंक्शनल आरएनए, और फिर उसके बाद वो प्रोटीन जो है वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाती है। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी दैट कंट्रोल्स द ट्रेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाती है तो वो एक ट्रेट्स जो है वो बनाते हैं, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एक फंक्शनल यूनिट होता है जो कि हेरिडिटी को विरासत में मिलने वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जैसे आंखों का कलर है, बालों का रंग है, हाइट है, इन सारे ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा होता है ये जीन जो है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स एंड वेरी इन साइज। जीन कहाँ मौजूद होते हैं? क्रोमोसोम्स पर मौजूद होते हैं और साइज में वेरी होते हैं, यानी डिफरेंट साइज के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोटीन दे कोड फॉर। जिस किस्म की प्रोटीन उस जीन ने बनानी है, जिस किस्म का आरएनए उसने प्रोड्यूस करना है, उससे उसका कोड जो है वो डिपेंड करता है। जेनेटिक कोड विद इन अ जीन डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। जीन के अंदर जो जेनेटिक कोड मौजूद होता है, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल दी कि गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन होगा या साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन होगा। इस तरह के मुख्तलिफ जीन्स जो है उनका जो सीक्वेंस है वो अमाइनो एसिड्स को डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोटीन बना के कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो एक प्रोटीन को बनाएगा। म्यूटेशन इन जीन्स कैन ऑल्टर प्रोटीन फंक्शन एंड कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर तो जीन में कोई म्यूटेशन हो जाती है, किसी न्यूक्लियोटाइड की जगह कोई और न्यूक्लियोटाइड आकर लग जाता है, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और अगर ये म्यूटेशन हो जाती है तो जो प्रोटीन है उसका फंक्शन भी चेंज हो जाता है और फिर जो प्रोटीन बननी होती है वो प्रोटीन नहीं बनती, उसकी बजाय कोई और प्रोटीन बन जाती है, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम स्ट्रक्चरल एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपने जो है वो इसमें नेम बताना है स्ट्रक्चरल एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उन कार्बोहाइड्रेट्स की नेचर जो कि स्ट्रक्चर और एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हैव बोथ स्ट्रक्चरल एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग रोल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल और एनर्जी प्रोड्यूसिंग रोल, दोनों रोल प्ले कर रहे होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। स्ट्रक्चरली वो सेलुलोज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। प्लांट सेल वॉल्स प्रोवाइड रिजिडिटी एंड काइटिन इन आर्थ्रोपोड्स फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन। तो ये स्ट्रक्चर का इसका जो है वो किसी भी बॉडी का या किसी भी सेल का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर बनाने में जो काम हो रहा होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे होते हैं सेलुलोज के जरिए से, कि सेलुलोज जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट्स है और ये प्लांट की सेल वॉल बनाता है ताकि इस प्लांट को जो है वो रिजिडिटी रहे, प्लांट जो है वो हार्ड रहे। और इसके अलावा काइटिन आर्थ्रोपोड्स में उनका जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहर का ढांचा होता है, वो जो है वो काइटिन के जरिए से बनता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है। एज एन एनर्जी सोर्सेज, अगर हम उसे एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज करें तो ग्लूकोज इज यूज्ड इन सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस एटीपी। अगर हम उसको एनर्जी सोर्स के तौर पर देखें तो ग्लूकोज जो है वो एक सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है और एटीपी प्रोड्यूस करता है। स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स सर्व एज स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स के अंदर जो स्टार्च मौजूद होते हैं और जो ग्लाइकोजन होते हैं एनिमल्स में, वो स्टोरेज का काम करते हैं और जो है वो फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स से ही मिलकर बने हुए होते हैं। देयर क्विक ब्रेकडाउन मेक्स देम आइडियल फॉर शॉर्ट टर्म एनर्जी सप्लाई व्हाइल स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स गिव लॉन्ग लास्टिंग सपोर्ट। अब ये दो तरह से फंक्शन कर रहे होते हैं। एक तो ये क्विकली जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और वो क्विक एनर्जी कैसे प्रोवाइड करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन होती है और वो ब्रेकडाउन की वजह से एनर्जी फौरन से जो है वो बॉडी को मिल जाती है। इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में, वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग सपोर्ट देते हैं, यानी वो काफी देर तक बॉडी के अंदर जो है वो उसको बॉडी को सपोर्ट देते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर डिफरेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स। प्लांट सोर्सेज बताने हैं हमने प्रोटीन के। तो प्लांट प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज दैट कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन न्यूट्रिशन।
कौन कौन से वो सोर्सेज हैं, कौन कौन से वो जराइज हैं जिनके जरिए से हमें जो है वो प्रोटीन हासिल होती है, और वो प्रोटीन प्लांट से हासिल होती है। तो कौन से प्लांट्स हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलती है, बेसिकली हमें इसमें ये इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है। और वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैं प्लांट से प्रोटीन हासिल करने के, जिसकी वजह से ह्यूमंस को न्यूट्रिशन हासिल होती है। लेग्यूम्स हैं सच एज लेंटिल्स, बीन्स एंड पीस आर रिच इन प्रोटीन्स। लेग्यूम्स जितनी भी फली वाले जो है वो प्लांट्स होते हैं, जो कि फलियां होती हैं जिनके अंदर से बीन्स निकलते हैं, जैसे कि लोबिया हो गया, लेंटिल्स दालें हो गई, मटर हो गए, उनसे भी जो है वो बहुत अच्छी प्रोटीन हासिल की जाती है। सोयाबीन्स आर अ कंप्लीट प्लांट प्रोटीन कंटेनिंग ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सोयाबीन जो है वो एक प्लांट होता है जो कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन मौजूद होती है, और इससे जो है वो बहुत एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी हासिल किए जाते हैं। नट्स जो होते हैं जो कि प्लांट्स के ऊपर लगते हैं, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, बादाम और अखरोट जितने भी नट्स हैं, या मुख्तलिफ किस्म के सीड्स हैं जैसे चिया सीड्स हैं, सनफ्लावर्स हैं, पम्पकिन है, मुख्तलिफ होल ग्रेन्स हैं जैसे कि ओट्स है, क्यूना है, और ये सब जो है जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं, यानी सीड से भी, नट्स से भी, प्लांट्स के लीफ से भी, और प्लांट्स के जो लेग्यूम्स होते हैं उनसे भी जो है वो आप प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। ये सब आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनिश, केल कंटेन मॉडरेट अमाउंट्स कंबाइनिंग डिफरेंट प्लांट सोर्सेज इंश्योर अ बैलेंस अमाइनो एसिड्स इनटेक। लीफी वेजिटेबल्स हैं जैसे साग है, पालक है, मुख्तलिफ किस्म की धनिया है, पुदीना है, इन सब में जो है वो प्रोटीन मौजूद होती है, और ये मुख्तलिफ प्लांट्स के कॉम्बिनेशन जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए से हमें मुख्तलिफ प्लांट से हासिल होते हैं, और एक बैलेंस अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट। प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कैसे इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है। Primary structure of a protein is the unique linear sequence of amino acids in its polypeptide chain। जो polypeptide chain होती है, एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन होता है, फिर दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, और इस तरह से एक लंबी सी चेन बन जाती है जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाता है, या हम उसे लीनियर सीक्वेंस कहते हैं। This sequence determine how the protein fold into its secondary and tertiary structure। और यही बेसिकली बेसिक सीक्वेंस होता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये सीक्वेंस हमें ये बताता है कि अब कितने फोल्ड्स जो है वो उसमें आने हैं ताकि वो प्रोटीन सेकेंडरी प्रोटीन में या फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर में, टर्शियरी प्रोटीन में तब्दील हो सके। प्रॉपर फोल्डिंग इज एसेंशियल फॉर द प्रोटीन शेप एंड स्पेसिफिक फंक्शन। और ये जो फोल्डिंग होनी है सेकेंडरी में, कि कितनी दफा जो है वो उस सीक्वेंस ने फोल्ड होना है, और टर्शियरी में कितनी दफा उस सीक्वेंस ने फोल्ड होना है, ये फोल्डिंग बहुत जरूरी होती है ताकि प्रोटीन की सही से शेप बन सके और वो अपना फंक्शन जो है वो अपना काम सही तरह से परफॉर्म कर सके। इवन अ सिंगल चेंज इन द सीक्वेंस कैन कॉज फंक्शनल चेंजेस। अगर जरा सा भी कोई सा भी जो है वो सिंगल चेंज आ जाता है किसी सीक्वेंस में, तो उसकी वजह से फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और वो प्रोटीन अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकती, और उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, सच एज सिकल सेल एनीमिया। थस द प्राइमरी स्ट्रक्चर डायरेक्टली कंट्रोल अ प्रोटीन्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। लिहाजा प्राइमरी स्ट्रक्चर इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें कोई भी सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, पर सही तरह से सीक्वेंस जो है वो उसके बने हुए होने चाहिए ताकि डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल कर सके प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को और उसकी स्टेबिलिटी को। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे रिलेटेड टू यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, जो कि आपकी बुक में जो है वो दी गई थी, बुक एक्सरसाइज। इससे रिलेटेड, बुक एक्सरसाइज से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों की उन प्रॉब्लम्स को, उन क्यूरीज को सॉल्व कर सकूं। साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।